हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाषा के बारे में और उसके बेसिक के बारे में समझाया था। और आज हम लोग बात करते हैं जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा हो पहले वाला, वो वीडियो देखें और जुड़े रहें हमसे, ठीक है। और इसको हम लोग बात करते हैं आज हिंदी के वर्णमाला के, हमने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और सबसे बड़ा भी रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आते रहते हैं इससे, तो हम उसको थोड़ा चर्चा करते हैं इसकी और बेसिक जानकारी बताते हैं इसकी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि वर्णमाला जो देखो किसी भी भाषा जो है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो किसी भी भाषा की जब अक्षर जो होते हैं, यानी कि हिंदी की जैसे हमारी होती है हिंदी है, हिंदी की वर्णमाला है और उसकी जो लिखी जाती है वो लिपि में लिखी जाती है। जो भी अक्षर होंगे हमारे वो किसमें होंगे, लिपि में होंगे। चाहे कोई भी भाषा हो और उस भाषा की जितनी भी वर्णमाला होती है वो सब किसमें लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है, लिपि में। दरअसल तो किसी भी वर्णमाला को लिखोगे उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, लिपि की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। तो देखो वर्ण में वर्णमाला यानी वर्णों की माला क्या होती है, वर्णों की माला है ना। इसका हम कह सकते हैं कि वर्णों का स्वव्यवस्थित क्रम, वर्णों का क्या होता है, स्वव्यवस्थित क्रम जो होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्णमाला। जहां हम वर्णों को बिल्कुल एक सिस्टम वाइज रखते हैं तो वो हमारी होती है वर्णमाला। अब आती है कि वर्णमाला आखिर को लिखी किसमें जाती है, किसमें लिखी जाती है। तो अगर हम लिखने की बात करें तो वो हमारी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है ना। क्या कहलाती है, लिपि। लिपि का भी हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे आपको, तो उसमें आप लिपियों के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीजें होती है लिपि में, कहाँ से आई, देवनागरी कहाँ से बनी थी जो हिंदी की भाषा कहलाती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो वर्णमाला जो किसी भी भाषा की वर्णमाला अगर किसी में लिखी जाती है तो उसकी लिपि जरूर होगी, ठीक है। देखो हमारी वैसे लिपि है देवनागरी है, सबसे प्राचीन मानी जाती है। संस्कृत की है वो भी आपकी देवनागरी में लिखी हुई है, देवों की भाषा मानी जाती है। लेकिन अगर पूरे विश्व की सबसे बड़ी अगर लिपि पूछी जाएगी तो वो चीन की है, जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरोष्टी लिपि। उसके बारे में बाद में कभी लिपि पढ़ाएंगे तो आपको जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। आप लोग बस जुड़े रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को पसंद करते रहिए, जिससे हम आपको अधिक से अधिक अच्छी जानकारी दे सकें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्णमाला में लिपि की बात करते हैं। तो लिपि जो है हिंदी भाषा की जो वर्णमाला लिखी गई है वो किसमें लिखी गई है, तो आप कहोगे देवनागरी में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, देवनागरी। यानी कि हिंदी की वर्णमाला की जो भाषा है जो लिखी गई है, लिखित रूप जो है वो किसमें लिखा गया है, तो आप कहोगे देवनागरी में लिखा गया है ना। अब हम लोग देवनागरी सर्वप्रथम बात आती है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था या कहाँ से उसके अवशेष मिलते हैं, है ना। किसका, देवनागरी का सर्वप्रथम उपयोग कहां से मिलता है, जहां पर प्रयोग हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूपीएसआई के लिए जो इस बार होने वाला है अभी, उसके लिए तो ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, इसको काफी डीप लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो गुजरात के एक नरेश थे जयभट्ट। कौन थे, जयभट्ट। इनका शिलालेख था, क्या था, शिलालेख, जो 708 ईसा पूर्व की बात है उसमें सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिला है। ध्यान रखना कब मिला था, गुजरात नरेश के एक शिलालेख था उसमें देवनागरी का उल्लेख मिलता है, जिसमें उनके जो निर्देश थे, जो चिन्ह थे, जो वहां पर लिखावट थी वो किसमें पाई गई थी, देवनागरी में पाई गई थी। किसमें पाई गई थी, देवनागरी। तो अगर आपसे पूछे कि देवनागरी का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ है तो आप कहां बताओगे, गुजरात नरेश थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में मिलता है। कहां मिलता है, उनके शिलालेख में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और बाद में पूछता है कि उसके बाद इसके बाद भी इसका उल्लेख मिला है और वो कहां मिलता है, तो आपको बड़ौदा के एक राजा थे जिसका नाम था ध्रुवराज, है ना। इन्होंने भी अपने राज्यों में किसका प्रयोग किया था, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। और जो मिलता है वो है 8वीं शताब्दी के समतल मिलता है। किसके मिलता है, 8वीं शताब्दी में। दूसरी बार में ये भी उल्लेख मिला है, तो ये सब उल्लेखित है। पहले यहाँ से प्रमाण मिला है और उसके बाद दूसरी बार बड़ौदा से ही मिला है। ध्रुवराज राजा ने उसमें पूरे राज्य में देवनागरी लिपि का जो अवशेष है वो मिलते हैं वहां से, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो निर्देश है जो हम लोग जहां से मिलते हैं उसको स्वीकार करने वाले या उनके अनुसार, किसके अनुसार ये दोनों बातें कही गई हैं, दोनों को उल्लेखित किया गया है, प्रमाणित किया गया है, तो वो एक आपके डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना है उनके द्वारा कही गई। अगर आपसे पूछा जाए कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग अगर गुजरात में मिला है, इस बात को प्रमाणित करने वाले कौन है, किसने कहा है इस बात को, तो आप किसने कहा होगा, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा था ये बात, ठीक है। तो ये देवनागरी की बात में थोड़ी बेसिक जानकारी होगी। बाकी हम लिपियों में देवनागरी अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। अगर यहाँ पे ज्यादा दे दिया तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है, सही है। तो हम वापस पुनः आते हैं। अब बात आती है कि हिंदी के अलावा जो हिंदी की वर्णमाला है उस वर्णमाला के अलावा देवनागरी में और किन किन भाषाओं की वर्णमाला लिखी जाती है, किन की लिखी जाती है और किन किन भाषाओं की वर्णमाला लिखी जाती है। तो पहले तो हम हिंदी बता ही चुके हैं आपको, हिंदी भी होती है नेपाली। नेपाली जो आपकी भाषा है उसकी भी वर्णमाला किसमें लिखी गई है, तो आप बता दोगे देवनागरी। मराठी, मराठी लोग होते हैं महाराष्ट्र के,
वो लोग भी, उनकी जो वर्णमाला लिखी गई है वो भी किसमें लिखी गई है, देवनागरी में। पाली भाषा जानते हो पहले की है, तो ये भी आपकी देवनागरी लिखी गई है। कोंकणी ये भी आपकी कहाँ की है, वर्णमाला किसमें लिखी गई इसकी भी, देवनागरी में, ठीक है। कश्मीरी जो भाषा थी पहले वो भी आपकी देवनागरी में इसके अवशेष मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। भोजपुरी भाषा है, जो भोजपुरी है उसका भी जो वर्णमाला है वो किसमें लिखी गई है, तो आप किसमें बता दोगे, भोजपुरी, देवनागरी में लिखी गई है। राजस्थानी भाषा भी जो लिखी गई है वो किसमें है, देवनागरी में, उसकी वर्णमाला भी किसमें मिलती है, देवनागरी। इतनी सारी भाषाओं का मिलता है। संस्कृत तो है ही, स्टार्टिंग से आई हुई है, तो आप इसमें संस्कृत भी लिख सकते हो, संस्कृत से तो पहले से स्टार्ट हुई है, क्योंकि हिंदी को भी जो जननी मानी गई है वो संस्कृत मानी गई है ना, प्रारंभ हुआ है। इसको लेकर हम जब आपको स्टार्टिंग देवनागरी या लिपियां बताएंगे तो उनका भाषा का क्रम बताएंगे कि कैसे भाषा आई थी और कैसे हमारी हिंदी आई है ना। वैसे तो जो हमारी भाषा है वो सौरसेनी से आई है, ठीक है, कहां से आई है, सौरसेनी, और सौरसेनी में अपभ्रंश सौरसेनी है, उससे आई है हमारी हिंदी, है ना। ये विकास रहता है वो अलग से हम उसको बताएंगे आपको। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भाषा की इकाइयों के बारे में। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको सारा कंफ्यूज आज दूर हो जाएगा कि कैसे करके क्वेश्चन आते हैं इकाइयों से, और बच्चे वर्णमाला में वर्ण, छोटी इकाई, इसी के बारे में, ध्वनि और वर्ण के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम उस चीज को आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सार्थक क्या है। अगर पूछे भाषा की सार्थक इकाई क्या है या भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप बताओगे वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सार्थक इकाई की बात करेगा तो आप किसे बताओगे, तो आप बोलोगे वाक्य, ठीक है। अब बात आती है कि वाक्य की छोटी इकाई क्या है, वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, तो वो आप क्या बताओगे, उपवाक्य होती है। क्या होती है, उपवाक्य होती है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि वाक्य की छोटी इकाई क्या है तो आप क्या बताओगे, उपवाक्य। अगर पूछे कि उपवाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहोगे पदबंध। देखो पदबंध जो होता है ये हम लोग समास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। पदबंध जैसे मान लो हमने कहा राजपुत्र, आपने देखा होगा समास में पढ़ते होंगे, तो इस राजपुत्र को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र, ठीक है। तो ये जो राजपुत्र है यही हमारा क्या है, पदबंध है। क्या है, पदबंध है। इसी को हम संभारित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्त पद भी बोलते हैं। अगर हम लोग समास में बात करेंगे तो इसकी किसकी बात करेंगे कि इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्त पद कहा जाता है, ठीक है। तो राजा का पुत्र हमारा विग्रह हो गया। कितने प्रकार के विग्रह होते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इनकी नॉलेज के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बना रखेंगे, उसको समझ लेना। जैसे जो विग्रह होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक होता है और एक अलौकिक होता है। हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना समास में जो चीजें पूछता है, विग्रह अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है, विग्रह। इस समास में विग्रह, तो विग्रह दो होते हैं, आपको बिल्कुल डायरेक्ट देना है जवाब। एक आपका लौकिक होता है, क्या होता है, लौकिक होता है, और एक आपका क्या होता है, अलौकिक होता है, ठीक है। हिंदी में जो विग्रह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो लौकिक वाला होता है। कौन सा होता है, लौकिक वाला। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं, तो अगर आपसे पूछे उपवाक्य की इकाई कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे, उपवाक्य की इकाई अगर आपसे पूछेगा तो वो कौन सी होती है, तो आप कहोगे पदबंध होती है। समझ में आ गया पदबंध क्या होता है ना, पदबंध क्या होता है, पदों के द्वारा बना हुआ, क्योंकि राजा और राजा का पुत्र, अभी हमने देखा था ना, क्या देखा था, राजा का पुत्र, है ना। और इसको हमने एक विभक्ति के द्वारा जोड़ रखा है जो कारक विभक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, कारक विभक्ति। अगर हम कारक विभक्ति को हटा देंगे तो ये दोनों का क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, और ये दोनों को मिलना ही क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाता है। यानी कि ये हमारे जो है ये पद है, ये क्या है, हमारे पद है ना। और पद को ही क्या बोलते हैं, शब्द। लेकिन हम समास में जो है ना वो पद का इस्तेमाल करते हैं। वैसे पद जो हमारा होता है, क्या होता है, पद, उसी को शब्द कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा, शब्द। तो पदों से बना हुआ क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं आगे। अब बात करता है कि पदबंध की छोटी इकाई कौन सी है, बिल्कुल क्रम से याद रखना है आपको। पदबंध की छोटी इकाई अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, पद या शब्द। क्या बताओगे, पद या शब्द बताओगे, है ना। क्यों, हमने बताया कि पद को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर पूछेगा शब्द की सबसे छोटी इकाई तो आप क्या बताओगे, अक्षर। क्या बताओगे, अक्षर, ठीक है। और अगर देखो अक्षर को ही व्यंजन कहा जाता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे बच्चे बहुत सारे ना अक्षर में कंफ्यूज रहते हैं कि अक्षर कौन सा है, वर्ण कौन सा है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा का, तो ये का जो है ये आपका क्या हो गया, अक्षर हो गया, क्योंकि ये व्यंजन में होता है, ठीक है। अगर हम इसको अलग कर दें, अगर हम इसको अलग करके लिखें तब अब ये भी वर्ण हो गया और ये भी वर्ण हो गया, ये दोनों क्या हो गए, वर्ण हो गए। तो इनको हम लोग क्या बात करेंगे, वर्ण की बात करेंगे। ये हमारे क्या है, वर्ण है, और ये हमारा क्या है, अक्षर है। और अक्षरों से मिलकर, है ना, क्या होगा, अक्षरों से
मिलकर किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है बोलो? तो आप बताएंगे किसका निर्माण होगा? शब्द का निर्माण होगा। किसका होगा? शब्द का। ठीक है, किसका होगा? शब्द का। इसके भी हम चर्चा करेंगे आगे थोड़ी सी और। तो शब्द का निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो छोटी इकाई अगर पदबंध की बताएगी, शब्द की छोटी इकाई कौन है? तो आप कहोगे अक्षर है। और अक्षर की अगर छोटी इकाई पूछता है तो आप क्या बताओगे? वर्ण बताओगे, है ना? क्या बताओगे? वर्ण बताओगे। वर्ण को ध्वनि के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे, ध्यान रखना है। तो छोटी इकाई सबसे क्या होगी? वर्ण होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है तब भी आप क्या बताते हो? वर्ण बताते हो, या फिर आप ध्वनि बताते हो। ठीक है, उनको अभी हम थोड़ी सी अभी आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें क्लियर करेंगे कि वर्ण कैसे आप बताओगे। जब आपको क्वेश्चन पुटअप होगा तो कैसे आप वर्ण कहोगे और कब ध्वनि कहोगे, है ना? उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं। तो अगर आप आ जाए कि वर्ण की बड़ी इकाई, अब यहां से बिल्कुल उल्टा करेंगे इसको। क्या करेंगे? सब उल्टा करेंगे। देखिए, पूछेगा कि वर्ण की सबसे मतलब वर्ण की बड़ी इकाई, तो आप क्या बताओगे? अक्षर। रटना नहीं है, समझना है। वर्ण वाला हिंदी में कोई भी चीज होती है, अगर आप रटते रहोगे तो आप रटते रटते कितना रट लोगे, लेकिन अगर समझ लोगे एक बार, एक चीज को क्लियर कर लोगे बिल्कुल, तो फिर कभी भी आपको गलतियां नहीं होती। इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक है, देखिए अगर हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, आप देखते हुए चलेंगे। अगर पूछेगा कि वर्ण की बड़ी इकाई, अब हमें बार बार तो लिखना नहीं है, एक बार में हम लोग बिल्कुल क्लियर करते हुए चले जाएंगे। अगर वर्ण की सबसे बड़ी इकाई पूछता, सॉरी वर्ण की बड़ी इकाई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? अक्षर। मान लो कभी कभी ऑप्शन में अक्षर ना दिया हो तो आपको फिर क्या देगा? क्या देगा फिर बोलो? तो आप कहोगे क्या देगा? व्यंजन देगा। समझ पा रहे बात? अगर पूछे कि अक्षर की बड़ी इकाई कौन सी है तो आप शब्द बताओगे। बोलो, बात समझ में आ रहा है? देखो, वर्णों से मिलकर, ये चीज ध्यान रखना, वर्णों से मिलकर अक्षर बना। दो वर्णों से मिलकर बना था, अभी हमने क्लियर भी किया था। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ण कब बनता है? जब दो वर्ण मिलते हैं तब एक अक्षर का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई होगी? दो अक्षर मिलकर ही तो एक अक्षर का दो वर्ण मिलकर, सॉरी दो वर्ण मिलकर ही तो क्या करते हैं? एक अक्षर का निर्माण करते हैं, है नहीं? तो ये अक्षर मिला, और जो अक्षर होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो शब्द का करते हैं। तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर ये क्रम याद है तो आप आराम से बताते चले जाएंगे। तो देखिए, वर्ण की बड़ी इकाई कौन हो गई? अक्षर। अक्षर की इकाई कौन बड़ी हो गई? शब्द। शब्द की बड़ी इकाई कौन? पदबंध। क्योंकि शब्दों से मिलकर कौन बनेगा? पदबंध बनेगा। शब्दों से मिलकर कौन बनेगा? तो आप कहोगे पदबंध बनेगा। अब पदबंध से मिलकर हम लोग क्या बना देते हैं? वाक्य बना देते हैं। वाक्यों से मिलकर वाक्य, उपवाक्यों का, सॉरी पदबंध के बाद क्या बना देंगे हम? उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद जो बनता है वो क्या बनता है? वाक्य। इसलिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई, जो सार्थक इकाई है, वो वाक्य होती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अक्षर वर्ण में एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वर्ण और ध्वनि की, तो उनको अभी अलग करेंगे। सही है, तो उसको समझाते हैं एक मिनट।